बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सब को याद रखें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। हमेशा हम देखते हैं कि लोगों की मुश्किलात थोड़ी थोड़ी सी, आप देखें रोज़ाना आपको ख़बर मिलती है। कल आपके साथ ख़बर शेयर की थी कि घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा, फलां चीज़ की कीमत में इजाफा, ये चाहे एक दो रुपए, ये ओवरऑल आपकी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं। और फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाना बहुत सारी चीज़ों की कीमत में खुद ब खुद इजाफा कर देता है। अब लोग बेचारे कहाँ सुख का सांस लें, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कुव्वत ख़रीद ख़त्म होती चली जा रही है। कहने को बहुत सारे लोग कह देंगे कि जी ये तो 1 रुपया इजाफा हुआ है, तो 1 रुपये इजाफे से क्या हो सकता है। उन लोगों से पूछें जिनका पूरे महीने का बजट मुतासर ऑलरेडी है। फिर जो रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जिस तरह ये पेट्रोल है, बिजली है, 1 2 रुपये इजाफा होना ओवरऑल आपकी जो मंथली बजट है उस पर तो असरअंदाज होता ही है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एक कमेंट्रीज पे फिर टॉप स्टोरीज की तरफ आएंगे। राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परेशान नहीं आप दोनों लग रहे, थोड़े मुतमईन हैं। बात 1 रुपए की नहीं है, बात उस रवैये की है जो इस फैसले के नतीजे में पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। यानी हर वो चीज़ को मुंसलिक कर दिया जाता है और इस बात पर की वजाहत की जाती है कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया और अब ये चीज़ें भी महंगी होंगी। अच्छा, चूँकि कमज़ोर हुकूमती रेट है जिसकी वजह से इस तरह का जवाज़ पेश करने का मौका मिलता है ग्राम फरोशों को, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को और माफियाज़ को। अब एक बात तो ये है कि हमने बड़े अरसे बाद ये देखा कि फ्यूल जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इनमें इजाफा 2-3 रुपये होना शुरू हुआ। अदरवाइज़ तो ये 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये, हमने 40 और फिर 45 रुपये यकमुश्त भी इजाफा देखा है इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। मगर 340 रुपये जब लीटर फ्यूल हुआ था और आज 250-251 रुपये पे है। क्या जो 90 रुपये का इजाफी, जो कम 90 रुपये का हुआ, ये बात इतनी पुरानी भी नहीं है, सिर्फ 13 से 14 माह पुरानी बात है जब इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। क्या इसका जो इम्पेक्ट है कमी का वो नीचे तक आया? ट्रांसपोर्टेशन के किराए उस तरह से कम हुए जिस तरह से बढ़ाए गए थे? क्या अशिया खुरोनोश की कीमतों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के नाम पर जो इजाफा किया गया, चले ये तो थोड़ा सा बात की बात है, ये और 1-2 दिनों में देखेंगे इसके साथ क्या आते हैं। इरफान साहब, कल खबर थी घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा, उसके साथ ही खबर लिखी थी कि तंदूर मालिकान ने ना मोहलत दी है हुकूमत को कि जी इतने रुपए की 6 रुपये रोटी की कीमत में वो इजाफा कर रहे, यकमुश्त 6 रुपये। उसके बाद आज पेट्रोल की कीमत, ये रोटी, पेट्रोल, बिजली, ऑयल, घी, सब्जियाँ हर घर में इस्तेमाल होती हैं ना हर रोज़। डेफिनेटली ना, ये बहुत बड़ा जो है वो वही बात जो राव साहब ने शुरू की कि स्टेट की रेट जो है वो कमज़ोर होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो माफियाज जो हैं वो सर उठाने लगते हैं और ये तो खुद गवर्नमेंट इजाफा करती है ना, वो भी बात ठीक है। लेकिन उसके साथ अब इसी खबर में जिसमें पेट्रोल 1 रुपये 35 पैसे बढ़ा, इसमें एक खौफनाक चीज़ जो है वो LPG की कीमत में 2 रुपये 90 पैसे की जो इजाफा किया गया। मार्केट में ये 254 रुपये इसका सरकारी रेट है, लेकिन मार्केट में ये 300 रुपये की फरोख्त हो रही है और इससे भी। अब अभी आप प्रोग्राम शुरू होने पहले से गैस का अपना कह रही थी कि गैस घर में नहीं आती नहीं, बिल्कुल ये पूरे लाहौर का इशू है। गैस अभी वो सीजन नहीं आया जिसमें स्मोक या धुंध होगी और बहुत ज्यादा सर्दी होगी, उसमें पाइपलाइन के भी इश्यूज भी आ जाते हैं। उसमें तो गैस मिलनी नहीं, लोगों ने किस पे जाना है? LPG पे जाना है। अभी जो LPG आपको 300 की मिल रही है, मैं यहाँ पे शर्तिया कह सकता हूँ कि यही LPG आपको जनवरी या दिसंबर के एंड के अंदर 350 या 400 के दरमियान जो सिलेंडर है वो आपको मिला करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये उसके बाद आप सोचें कि आपको तंदूर मालिक जो है वो रोटी सस्ती देगा, वो आपको कोई होटल जो है वो उस सरकारी नर्कनामे के ऊपर जो चीज़ें फ़रोख्त करेगा, ये नहीं होगा। स्टेट को अपनी रेट बनवाने के लिए जो बेसिक है
इसके ऊपर कंट्रोल पाना होगा कि अगर गवर्नमेंट ने कहा कि 254 रुपये की जो LPG है वो फ़रोख्त होनी चाहिए, तो ये 54 रुपये 254 की ही फ़रोख्त होनी चाहिए। इसमें से ना 253 हो और ना ही 255 हो। 254 होगा तो स्टेट की रेट होगी। असल अलमिया ही यही है कि गवर्नमेंट जो है वो रेट डिसाइड कर लेती है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। लेकिन जो तशहीर करवाई जाती है कि हमने बड़ा काम कर लिया, हमने रेट जो है वो कंट्रोल कर लिए, हमने रेट में कमी ले आई। आपको बाद में अदारा शुमारियात की जानिब से एक बहुत बड़ी लिस्ट भी आ जाती है कि इन चीज़ों के अंदर कमी हो गई, महंगाई का ग्राफ नीचे आ गया। वो सिर्फ उस सरकारी नरखनामे को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता। हमें तो इरफान साहब बताया ये जा रहा है कि 3 साल की कम तरीन सतह पर जो इन्फ्लेशन है वो आई है 3.5 पर, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो कि 35 पॉइंट समथिंग थी। और ये तो बताया जा रहा है ना, हम जो मुतासिर हो रहे हैं, हम अपनी जिंदगी मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो महंगाई की शरह है उसमें जिस तरह से कमी आई है, इसका मतलब ये हुआ कि हम तो खुद ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, यकीनन आप लोग भी जाते हैं, और मुझे आप बता दें या मैं इसका विटनेस, मैं तो इसका जब वो बिल आता है सामने हर महीने वही चीज़ें आती हैं और बिल तो बड़ा होता है। तो महंगाई की शरह जो अदादो शुमार में, फिर इसको यही कहा जा सकता है ना कि ये अदादो शुमार का गोरख धंधा है जिसमें आप पड़े हुए हैं। अब मसला ये है कि अशिया खरोनोश की कीमतें जो DC रेट आप अशिया की कीमतों की बात कर रहे हैं, डीजल 3 रुपए 85 पैसे महंगा हुआ। अब जाहिर है मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि इसका ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन पर इसका इम्पैक्ट आता है, और आपकी जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, वो सारी वो डीजल पर ही है। और जब डीजल की कीमत में इजाफा होता है तो ऑब्वियसली उनको जवाब मिलता है। लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जब कम होते हैं तो तब उस तरह से वापस जो सर्कल है क्यों नहीं घूम पाता। इसका मतलब ये है कि कमजोर हुकूमती रिट की वजह से इस पर यानी आप दोनों मेरे समेत अग्री हैं इस पॉइंट पर कि चाहे 1 रुपये इजाफा हुआ, चाहे 3 रुपये डीजल की कीमत में, LPG की कीमत में, जिंदगी अवाम की बुरी तरह से मुतासर होगी। कहने को ये 1 रुपये है। आज की लीड स्टोरी की तरफ आएंगे। परेशान कुन खबर है जी, फंड्स में रुकावट क्या है वो तो बताएंगे, लेकिन इससे होने क्या जा रहा है जी। अस्पतालों की रीवैम्पिंग का मंसूबा निगरान दौर में बहुत ज़बरदस्त अंदाज में रीवैम्पिंग हो रही थी, अब ये मंसूबा क्यों ठप हुआ है? इरफान साहब, मंतक क्या है, वजह क्या है? मंतक वही मंतक है जो जिस मंतक के तहत जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो उसको रोक दिया गया था। वही मंतक है जो आपका एक्सप्रेस एलिवेटेड जो प्रोग्राम था उसको रोक दिया गया था। वही मंतक है जिस तरह लाहौर में जो मून मार्केट के करीब एक वहाँ पे ओवरहेड ब्रिज बनना था उसको रोक दिया गया था। ये वही मंतक है। ये तो अस्पताल है, यहाँ तो मरीजों का इलाज होना है, देखिए यहाँ तो गरीब अवाम अपनी बीमारियों का इलाज कराने। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उस जगह के ऊपर, उस हॉस्पिटल के अंदर निगरान दौरे हुकूमत के असरात जो हैं वो मौजूद हैं। वो असरात ज़ायल करने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम पंजाब की तारीख में कर दिया है तो हम उसके ऊपर भी पानी फेरने के लिए तैयार हैं। कि मोहसिन नकवी ने जिस तरह पंजाब के हॉस्पिटल्स, सिर्फ ये लाहौर के हॉस्पिटल नहीं, जाहिद चौधरी साहब ने तो सिर्फ लाहौर के हॉस्पिटल्स का डाटा दिया, अगर आप पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स का डाटा देखें तो वहाँ पे भी आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। जो काम जैसे छोड़ के गए थे वो काम वैसे ही होगा। अब उसके बाद होगा क्या कि जब अगर उसको मुकम्मल करने का प्लान बनेगा तो वही प्रोजेक्ट जो है जो 1 अरब में बनना था वो 1.5 अरब पे चला जाएगा। वो 50 करोड़ जो है वो आपका, मेरा, उनके, किसी और हमारे कैमरामैन या बाकी जितने भी लोग अवाम हैं उसके टैक्स के पैसों से वो पैसा जाएगा और बाद में वहाँ पे अपनी तख्ती लगा दी जाएगी। उसकी एक रिसेंटली मिसाल आपको नज़र आएगी, जो बाबू साहबू के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का कॉरिडोर बना, वो मुकम्मल था, लेकिन क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उसका इफ्तिताह किया जाना था, इसके लिए वहाँ पे बड़े बड़े बिल बोर्ड लगाए गए, वहाँ पे अपनी तस्वीर लगाई गई, उसका इफ्तिताह किया गया और बताया गया कि अवाम के लिए हमने बड़ा काम किया। आप काम करें, लेकिन यहाँ पे मसला है कि अवाम की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं आप। अगर हॉस्पिटल के अंदर जो किसानों के लिए सीएम साहिबा ने इफ्तिताह किया, बड़ी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। जितना आप काम करेंगे अच्छी चीज है, लेकिन काम जो आप रोकेंगे ये आप ये कह रही हूं ना, ये चीजें नजर, और वो लोग वो काम रोक रहे हैं जिससे लोग डायरेक्टली मुतासिर हैं, जो मुतासर होकर किसी ना किसी बीमारी से, किसी ना किसी हादसे से बीमार होकर, मुतासिर होकर
वो मुश्किलात के अंदर हॉस्पिटल आता है, कोई खुशी से नहीं वहाँ पे आएगा। नहीं नजर आ रही वो जब हॉस्पिटल जाए तो वहाँ पे उसको पता चले कि यार यहाँ पे काम ठप है, कोई सहूलत ही नहीं है, ये काम नहीं हो रहा, सहूलत नहीं है। इसी सर्विसेज हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो PIC इसके साथ बहुत शानदार बनाया गया था और वज़ीर आला पंजाब ने पिछले दिनों उसकी बड़ी तारीफ भी की। बिल्कुल उसी हॉस्पिटल के मैं आपको बताऊं कि अगर अभी इसी वक्त आप उस हॉस्पिटल जो है वो कार्डियोलॉजी में आप घुसे, आपको पता चलेगा कितनी वहाँ पे गंदगी है, कितना अंधेरा है वहाँ पे, और एक खौफज़दा माहौल है। उस माहौल में आप जो दिल का मरीज़ वहाँ पे जाएगा उसके ऊपर क्या बीतेगी, क्या वो ठीक होगा या मज़ीद बीमार होगा? डेफिनेटली वो मज़ीद बीमार होगा, उसकी हालत ये होगी। क्योंकि वहाँ पे काम बड़ा अच्छा हो रहा था, बाद में जो इंतज़ामिया है जिसमें MS साहिबान, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जो है वो खुद एक वजह है कि काम होने भी नहीं देते, और जो काम हो रहा होता है इंतज़ामी गफलत, ये काम होने भी नहीं देते, और जो काम हो रहा होता है उसके अंदर भी ऐसे लकूनास पैदा करते हैं जिसकी वजह से अच्छा जदीद सहूलियात की बात यहाँ की जा रही है, तो मुझे तो अस्पतालों से जो जाहिद चौधरी साहब पिछले दिनों खबरें दे रहे थे, म्यो में, सर्विसेज में, जना में, यहाँ बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, MRI नहीं हो पा रही, CT स्कैन नहीं हो पा रहा, कुछ बुनियादी टेस्ट है नहीं हो पा रहे, तो आप जदीद सहूलियात की तरफ क्या जाएंगे? जो सहूलियात दी गई थी आपने तो वो खत्म कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के रीवैम्पिंग का जो प्रोजेक्ट शुरू किया, उसको एक सोची समझी साजिश के तहत एक पोलिटिसाइज़ किया गया। पहले उसको असेंबली में उस पर आवाज़ें कसवाई गई कि क्यों ये हॉस्पिटल्स की रीवैम्पिंग हो रही है, और इसमें बड़ी ताने बाने जोड़े खुद गए, कभी किसी ने काम नहीं किया तो वो तो फिर जो कोई करेगा उसमें एतराज़ तो करेंगे। अच्छा, इस जो ये खबर है ना रीवैम्पिंग का मनसूबा ठप, इस ठप होने की आप वजह की बात कर रही थी, इसकी वजह वो रवैया है जो हम पॉलिटिकली इख्तियार करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपको देखें, अभी डे बिफोर यस्टरडे वज़ीर आला पंजाब ने एक संगे बुनियाद रखा कैंसर ट्रीटमेंट अस्पताल का, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाम पे 56 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। और उसकी अगर उसमें जो वज़ीर आला पंजाब की स्पीच थी अगर वो सुने तो वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने कि सिर्फ आंसू नहीं निकले, अदरवाइज वो सारी गुफ्तगू उन्होंने की जो कैंसर पेशेंट्स की वाकई तकालीफ की अक्कासी कर रही थी उनकी तकरीर, और उन्होंने अपनी वालदा का तज़किरा भी उसमें किया। अच्छा, इस तरह की अगर वज़ीर आला की अप्रोच है, इसका मतलब है कि रुकावट तो फिर कहीं ना कहीं से रुकावट पैदा की जाती है, और फिर इस मौका पर रुकावट पैदा की जाए जबकि आप क्लेम कर रहे हो कि आपके पास सरप्लस है, 650 अरब रुपए का डेवलपमेंट का जो बजट है वो सरप्लस है। ऐसी सूरत हाल में जब इसका मतलब ये है इस सारे इशू को पॉलिटिसाइज करवाया गया है, और पॉलिटिसाइज करवाने के बाद इस पर काम रुकवाने की रफ्तार को कम कराया गया है। लेकिन शायद वज़ीर आला हो या जो ये फैसला साज हैं, शायद उनको ये इल्म नहीं है इन अस्पतालों में भी उन मरीजों ने आना है दूर अफ्तादा इलाकों से जो वाकई जरूरतमंद हैं। अगर वो साहिब हैसियत हो तो फिर वो नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में जाएं, अगर वो लंदन में जाएं, फिर वो दुबई में जाएं, अगर वो साहिब हैसियत हो। यहाँ पर 90% लोगों ने, आम लोगों ने आना है, उनकी तकालीफ को महसूस करें। और अगर आपको कैंसर के पेशेंट्स की तकालीफ का एहसास है और आप अपनी वालदा का तज़किरा भी कर रही हैं तो बिल्कुल नो डाउट आप दिल रखती हैं, तो आपकी बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा कार्य खैर है कि एक वज़ीर आला 56 अरब रुपए एक प्रोजेक्ट पे लगाए जिसमें के बिलाशुबा उसकी जरूरत है, और इससे भी कहीं बढ़कर और भी लगाने चाहिए, और भी लगाने सिर्फ लाहौर में ही जरूरत नहीं है, ये हर डिवीजन लेवल पे कैंसर हॉस्पिटल हो। जिस तरह से ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, ये रेप्लिकेट हो तमाम। हमारी दुआ है कि 5 सालों में कोई इस तरह के कम से कम 11 डिवीजन्स में हम ये अस्पताल देख सकें। लेकिन ये जो रीवैम्पिंग का प्रोजेक्ट है, इस पर आपको हर सूरत में ब्यूरोक्रेसी की वो चापलूसियां छोड़कर आपको फ्रंट फुट पर खेलना, इसका नोटिस देना चाहिए क्यों बंद है, बिल्कुल ये है मसला। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ ही साथ जो बुनियादी सहूलतें हैं अस्पतालों में,
तो सीएम साहब आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोगों को लोग सिफारिश कर रहे होते हैं कि प्लीज़ सीटी स्कैन करा दें, एमआरआई करा दें, पैसे नहीं है फलां टेस्ट करा दें, फलां टेस्ट करा दें। लोगों को ये सहूलियात सरकारी अस्पतालों में मिल जाएंगी तो उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जहाँ पर शहर में कैंसर हॉस्पिटल बना रही हैं आप, किसानों के लिए आप काम कर रही हैं, माजूर अफराद के लिए हम ज़रूर उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये बुनियादी सहूलतें मिलना आवाम का हक है, तो प्लीज़ इस पर भी नज़रसानी कीजिए। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। सिख यात्रियों को फ्री ऑनलाइन वीज़े मिलेंगे। इरफान मलिक साहब, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मैं समझता हूँ कि ऐसे मज़ीद इकदाम करने चाहिए जिससे आप पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म को फ़रोग़ दे सकें। ओवरऑल एक मैसेज बड़ा अच्छा, मैसेज बहुत पॉजिटिव जाता है। आप किसी भी नेशन को, किसी भी मज़हब को, किसी भी पर्सनालिटी को ऐसी उसको अगर अपने मुल्क के अंदर अकोमोडेट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे पॉजिटिव कोई बात है ही नहीं। और अगर आपके पास फॉरेनर्स आ रहे हैं, आपके पास जहाँ पे ज़र मुबादला आ रहा है, वहाँ पे आपका इमेज जो बिल्ट हो रहा है वो देखने वाली चीज़ है कि माशरा आपको कहाँ पे जो रैंक करता है। इस हवाले से मोहसिन नकवी की तरफ से पहले भी जब वो बतौर वज़ीर आला थे तब भी उनकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसके ऊपर इक़दाम किए गए। और मुझे याद है तब भी वो जो कॉरिडोर था जो करतारपुर वाला, उसको बड़ा ज़बरदस्त जो है वो तैयार किया गया स्पेशली सिर्फ सिख यात्रियों के लिए। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे लाहौर ननकाना साहब के अंदर जो इनकी मजहबी रसूमात के लिए जो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जो मैनेजमेंट की गई थी वज़ीर आला के दौर के अंदर, मोहसिन रज़ा नकवी के दौर में, वो बहुत शानदार थी। और उससे इमेज क्या बिल्ड हुआ कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, इवन के तमाम मालिक जहाँ पे सिख यात्री मौजूद हैं, वो लोगों को मोहसिन नकवी का नाम जो था वो उसको बड़ी इज्जत की निगाह से और पाकिस्तान का जो है उसको बड़ा अच्छा रेड करते थे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि अब जो ये किया जा रहा है मोहसिन नकवी की जानिब से, जो क्योंकि अब वज़ीर दाखिला हैं तो उनके साथ जो सिख कम्युनिटी की तरफ से मुलाकात की गई, उसमें कहा गया कि 30 मिनट्स के अंदर ये फर्स्ट टाइम है किसी भी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए आपको इतना शॉर्ट पीरियड किसी भी दुनिया में आपको कोई नहीं फराहम करता जो यहाँ पे पाकिस्तान में सिख यात्रियों के लिए किया जा रहा है कि आप लोग 30 मिनट के अंदर ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें और 30 मिनट में अपना वीज़ा रिसीव करें। इससे बड़ी सहूलत मैं समझता हूँ सिख यात्रियों को, क्योंकि यहाँ पे मजहबी मकामात हैं तो उनकी हमारे शहर से लगन ही अलग है। कुछ दिन पहले मैं शॉपिंग करने गई तो अच्छी खासी तादाद में कोई सिख फैमिली थी, वो शॉपिंग कर रही थी, बातचीत उनसे हुई, बड़ा अच्छा लगा, बहुत तारीफ यहाँ के लोगों की। आप ये बात कर रही हैं, आपने हनी सिंह एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सिंगर है, उससे एक शख्स ने इंटरव्यू किया। अच्छा। उसने वो लाहौर का था, शायद आपको ही मिल गया। नहीं, वो लड़का लाहौर का था। उस लड़के ने जब उससे इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा तू लाहौर ना? हाँ। तेरे खद पाए छोले वो इस तरह का जिक्र। उसने कहा कि मुझे मेरी मोहब्बत लाहौर के हवाले से बड़ी जबरदस्त है। और ये पूरी सिख कम्युनिटी जो मैं कह रहा हूँ कि वो किसी भी लाहौरिये बड़े अच्छे अंदाज में लाहौरिये जिस तरह इनको वेलकम करते हैं, पंजाब में पूरे पंजाब में जिस तरह इनको वेलकम किया जाता है, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं उनसे पैसे नहीं लेते, कोई खाने के लिए वहाँ पे चले जाएंगे उनसे पैसे नहीं लेते, इतना मोहब्बत का इजहार करते हैं। तज़किरा भी बहुत इरफान साहब वो फिर वापस वो बात सही है, लेकिन इसके साथ जो सेगमेंट है, जो चीज आसानी पैदा की गई है, आसानी पैदा की, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आप मैचेस के लिए वो आपके मैचेस के लिए जो किया जा रहा है कि आप यहाँ पे जो मैचेस होंगे उसके लिए एक तो इंडिया की टीम आ रही है, उनके लिए कोटा मुख्तस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आके मैच। अच्छा, ये सारी वो चीजें, ये तो क्रिकेट डिप्लोमेसी तो चलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान जो है वो हिंदू, सिख और बुद्धिज़्म के तीनों बड़े मज़ाहब के हवाले से उनके बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकामात जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो इस तरह से जब वफाकी वज़ीर दाखिला जब स्वागत करेंगे अपने मेहमानों का, तो इसका इम्प्रेशन भी मुख्तलिफ होगा ऑब्वियसली। और ये विजुअल्स जो कल के सोशल मीडिया पर भी बड़े वायरल हुए हैं, फिर उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, और जिस तरह से मुसाफा किया है तमाम, आमतौर पर जो सरकारी ओहदों पर विराजमान लोग होते हैं वो आते हैं और हेलो बाय बाय करके और उसके बाद जाके वो मीटिंग में बैठ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मुसाफा करना, सारे लोगों से मिलना, ये एक अच्छी रवायत
और इससे तकवीत मिलेगी रिलीजियस टूरिज्म के उस आइडियालॉजी को जो कि बड़े अरसे से लैक कर रही थी यहाँ पे। और फिर जो अमेरिका, कनाडा और यूके की जो सिख और यात्री होंगे उनके लिए 30 मिनट की वीज़े की सूरत, 30 मिनट में वीज़ा मिलेगा। अदरवाइज़ आपको पता है कि क्यूरीज बहुत ज़्यादा होती हैं अगर आपने कहीं से भी आना है। और जो मैं बात वो करना चाह रहा हूँ कि इसके हवाले से अगर हम मुस्तकबिल करीब में ननकाना साहब, करतारपुर, हसन अब्दाल, इन तीनों मकामात पर कम अज़ कम, लाहौर में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा नेचुरली एक फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, होटल्स का एक नेटवर्क है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम इन तीनों मकामात को भी उसी तरह फोकस करें और उस तरह की सहूलियात रखें जिस तरह के लाहौर के, जिस तरह से लाहौर में जो 4 स्टार या 3 स्टार होटल्स या 5 स्टार होटल्स की फैसिलिटी है, इसको अगर उधर ले जाएं तो और ज़्यादा रिलीजियस जो टूरिज़म है उसको फ़रोग मिलेगा और आपके मुल्क का जो तशख़्ख़ुस है वो बेहतर अंदाज में और ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और फिर जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का आना जाना, और बहुत सारे आर्टिस्ट जब आते हैं तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा यहाँ से वो ज़ाहिरा करते हुए दिखाई देते हैं और फिर वो अपने वीलॉग्स में, अपने इंटरव्यूज, वो समझते हैं कि सौगात अपने इंटरव्यूज में प्रॉपर फिर आके नाश्तों के टाइम पे नाश्ते लदा बाइक से करते हैं, खानों की तारीफ करते हैं। इस तरह से इसके फरोग के लिए जितना ज्यादा गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालेगी वो ज्यादा बेहतर है। तो बेशक ये जो वीजे में आसानी पैदा की गई है इसको हम सेक्टर को भी इसमें शामिल करें तो बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरऑल आपके मुल्क के लिए ये बहुत अच्छा होगा, सियाहत को फरोग मिलेगा, एक अच्छा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जाएगा कि पाकिस्तान पर अमन है, इस तरह लोगों का आना जाना होगा। तो ये जो सहूलियात दी गई हैं वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से, बिलाशुबा इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे नेक्स्ट खबर की तरफ, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इजलास हुआ सीएम साहिबा की ज़ेर सदारत और इसमें फैसला क्या किया गया है पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनाने की। क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, मकसद क्या है, इस अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? राव साहब देखिए, 19वां ये पंजाब काबीना का इजलास था जिसका के जो एजेंडा आइटम्स थी वो 20 से ज़ायद थी। तो इसमें सरे फहरिस्त जो समझा गया वो आप का जो बिल्कुल इस वक्त जो बर्निंग इशू है, स्मोक को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आपको पता है कि कार्रवाई तो की जाती है, गाड़ियों को बंद किया जाता है और उसके बाद फिर अगले दिन ही उनकी स्पुर्दारी भी हो जाती है और उसके बाद वो इसके लिए तमाम तर स्मोक के तदारुक के लिए रोड सेफ्टी अथॉरिटी को भी टास्क जो है तफवीज़ किया जाएगा। फिर उसके अलावा जो शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी का इशू है वो, और रास्तों को महफूज किस तरह से बनाना है, इसके लिए माजी में अलग से फोर्स भी बनाई गई है। और पंजाब की जो सड़कों का नेटवर्क है, अगर सिर्फ लाहौर की सड़कों का नेटवर्क आप बात करें तो 1600 किलोमीटर का, 1600 किलोमीटर का रेडियस है लाहौर शहर का, जो मरकज़ी शाहराएँ हैं। तो इन शाहराओं, सिर्फ लाहौर को ही आप ले लें, वैसे तो ये अथॉरिटी पंजाब लेवल पर काम करेगी और ट्रैफिक की रवानी से लेकर जो स्मोक के ख़िलाफ़ इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयाँ, उनके तदारक में जो ट्रैफिक का शेयर है उसको कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये सूबा भर के जो बड़े शहर हैं जहाँ पर अब आपके लिए हैरानी होगी कि स्मोक पिछले 10 सालों से सिर्फ लाहौर डिवीज़न को ही नहीं अपने नरगे में लिया हुआ स्मोक ने, अब ये गुजरांवाला डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न की तरफ अब ये दायरा कार जो है इसका बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता क्यों चला जा रहा है? क्योंकि वक्त के साथ साथ आपने कानून साजी नहीं की। आज भी स्मोक के हवाले से जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें से 90% उनकी जो पॉलिटिकल सिफारिशें हैं वो आती हैं। हालांकि इस पर बड़ा वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह मैसेज भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो इसको पॉलिटिकली सिफारिशों का सिलसिला जारी रहता है और ये सेट असाइड हो नहीं सकता। बजाय इसके कि इसको सारी चीज़ों को अब कानून के तहत बनाने, कानून के ताबे करने के लिए और सख्त कवानीन पर अमल दरामद करने के लिए एक खुद मुख्तार इदारे की ज़रूरत थी, जिसके लिए ये अथॉरिटी अब बनाने जा रही है, जिसकी कि अभी मंजूरी हुई है। इसके बाद इसकी कानून साजी पंजाब असम्बली ने करनी है। पंजाब असम्बली के बाद गवर्नर पंजाब जब दस्तखत कर देंगे तो फिर इसका गजट नोटिफिकेशन होगा। अब गवर्नर पंजाब दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर रिस्पांसिबिलिटी इसकी सिर्फ ये होगी ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आपका। आप देखें कि किसी भी मुल्क का, जब आप एयरपोर्ट से निकलते हैं, किसी भी मुल्क की
पहली तस्वीर ट्रैफिक है। और तो हमारा तो बहुत बड़ा इशू और है, हमारे तो यहाँ अथॉरिटी क्या इसको कंट्रोल कर पाएगी? इरफान साहब बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकेंगे आई थिंक। अनाज, ये सिर्फ जो है ये अल्फाज का एक गोरख धंधा है, और वज़ीर आला पंजाब हो वो या वहाँ पे बैठे काबीना के और अरकान हों, ये लोग सिर्फ आंखों में धूल जो है वो डाल रहे हैं, इसके ऊपर काम नहीं हो। अब देखें कि आपके पास ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, रोड इंजीनियरिंग के लिए आपके पास जो टीपा मौजूद है, फिर उसके साथ आपके पास एनवायरनमेंट देखने के लिए आपके पास एनवायरनमेंट का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, फिर आपके पास जो फसलें काटने के लिए, अगर फसलें काटने के बाद वहाँ पे आग लगाई जाती है उसके लिए आपके पास एक डिपार्टमेंट मौजूद है जो आप ज़राअत को देखते हैं, ये मामला देखते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपने कहा नहीं ये काम नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर एक अथॉरिटी बना देंगे, वहाँ पे एक ग्रेड 21 का अफसर लगाएंगे, उसके नीचे अफसरान की एक लंबी कतार होगी, उनको गाड़ियाँ भी देंगे, उनके लिए दफातर भी बनाए जाएंगे। ये वो लोग हैं जो धूल झोंकते हैं। आपकी शाहराहों पर अरबों रुपए खर्च होते हैं और उस पर जो लोड मैनेजमेंट का जो इशू है वो बहुत बड़ा है। ओवरलोडिंग का काम है, टीपा का काम है। अब जिसमें ये चीजें ये सारी चीजें वो कर रही हैं, उसके लिए डिपार्टमेंट मौजूद है। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि ये सारे डिपार्टमेंट मौजूद होने के बाद काम कर रहे हैं, नहीं काम करने के बाद उनसे काम करवाएं, उसके ऊपर अथॉरिटी बना के, उसके ऊपर मजीद अफसरान बना के, मजीद दफातर बना के, पुलिस है ये अथॉरिटी इस पे हेड करेगी इरफान साहब। डेफिनेटली अगर ये अथॉरिटी बनेगी तो उसके अंदर आप जो है वो टीपा आपको रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर आपके पास ट्रैफिक भी रिस्पॉन्सिबल होगा, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, सेफ सिटी, ये सारी चीजें वही सारे इसके बोर्ड के जो मेंबर होंगे। आपने अब एक जो इदारे काम कर रहे हैं, एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको पता ही नहीं है के खिलाफ काम नहीं करना, आपने स्मोक के खिलाफ काम नहीं करना, आपने उसके ऊपर एक अथॉरिटी बना दी, उसके ऊपर अफसरान की एक फौज लगाएंगे, उनको बजट देंगे, उन पे पैसा लगाएंगे। जो डिपार्टमेंट आपके काम कर रहे हैं इसको आप स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, इसके ऊपर काम करने के लिए आपको जरूरत है कि अगर फर्ज करें अगर ट्रैफिक पुलिस काम नहीं ठीक कर रही तो आप ट्रैफिक पुलिस के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करें, अगर फिर भी काम नहीं कर रहे तो जो अफसर बैठा है उसको हटाएं। इसी तरह आपका टीपा अगर काम नहीं ठीक कर रहा उसके इश्यूज आप रिजॉल्व करें, नहीं काम कर रहा तो टीपा को बनाने का उन्होंने फाइनली फैसला कर लिया, तो देखिए इससे बेहतरी क्या आती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। खबर यह है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मरासला जारी किया गया है। लाहौर पुलिस हेड मनी के इश्तिहारी गिरफ्तार करने में नाकाम है। क्यों इरफान साहब? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, ये हेड मनी के जितने मुल्जिम हैं ये संगीन जराइम जैसे डकैती, अगवा और कत्ल और इस तरह के मुकदमात में ये मुलव्विस हैं, ये गिरफ्तार नहीं होते और इनके ऊपर हेड मनी रख दी जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि लाहौर पुलिस हो या पंजाब पुलिस कोई भी हो, उनके खुद इन लोगों के साथ राब्ते हैं। ये लोग कैसे पकड़े जाएंगे? ये लोग या बाहर के मुल्कों में बैठे हैं या अगर यहाँ पे भी हैं तो ये पुलिस के साथ राब्ते में हैं, उनके लिए काम भी करते हैं, और फिर इनकी गिरफ्तारियाँ कैसे होंगी? ये ऐसी गिरफ्तारियाँ ना होना तो मैं समझता हूँ अब मामूल बन चुका है। पुलिस जो है वो उसके अंदर जो करप्ट अनासर हैं उस तरह उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा पा रहा, क्योंकि उनके ताल्लुकात ही इतने हैं, इतने ताल्लुकात कि वो एक छोटे से छोटा अफसर जो उसके पता चलता है कि बहुत हाई अप्स के साथ ताल्लुकात हैं। यहाँ पे हेड आपने बना दिए NIU के जो मंशियात की गिरफ्तारियों के लिए, मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने के लिए वो खुद मंशियात बेचते रहे। अब भी यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, मुल्ज़मान के साथ लोगों के राब्ते हैं, पुलिस वाले खुद जो हैं वो लोगों के घरों के ऊपर शूटर भेज के फायरिंग करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो मामूल बन गई हैं पंजाब के अंदर, ये मामला जो हैं वो मामूल है अब कि पुलिस का इन लोगों के साथ राब्ता है, ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, ये लोग अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं। अगर जो पकड़े गए हैं वो जेल में बैठ के अपने गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, और जेल में जो बैठे हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं, वो ज़्यादा महफूज भी हैं, ज़्यादा महफूज भी हैं और ज़्यादा बासर भी हैं, और अपना धंधा जो है वो इसी तरह कर रहे हैं। ये फिल्मों में हम देखते थे कि चीजें के गैंग मेंबर जो हैं वो जेल में बैठा है और अंदर से ऑपरेट कर रहा है। खत्म कैसे हो पाएंगी? ये तो फिर ज्यादा चीजें बढ़ेंगी ना, ये तब खत्म आप किसी को मिसाल नहीं बनाएंगे, किसी को सजा नहीं देंगे। CIA पुलिस खत्म कर दें तो
ये जो खत्म हो चुकी है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो वही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट, देखिए उसको खत्म कर दे। नाम भी कैसा अच्छा रखा गया, पहले ऑर्गेनाइज कराते हैं क्राइम, अब आप उसके बाद ऑर्गेनाइज करें। मुझे वो उमर विर्क साहब का दौर याद है जब सीआईए पुलिस बड़े अच्छे तरीके से काम भी करती थी और बड़ा उनको अप्रिशिएट भी किया जाता था, लेकिन अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बना दिया तो वो क्राइम भी ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, तो उनकी पुष्टपनाही बड़ी ऑर्गेनाइज और सीरियसली के उसका मुझे वाकया हमेशा वो उसकी मिसाल देनी पड़ती है कि एक दिन ऐसा था जिस दिन लाहौर पुलिस सारी सादों की थी और अगले दिन क्राइम रेशो 0 थी। और इससे बड़ी अब ये बहुत बड़ा सबक है। इसका मतलब है कि तमाम कि शहर में क्राइम ना हो तो ड्यूटी पुलिस की वहां लगा दें। अगर आज एसएचओ की सैलरी आप उसकी डिमांड के मुताबिक कर दे तो इस शहर में क्राइम जो है वो नाकाबिले हद तक कम होगा। उसकी डिमांड अब उसको हर पुलिस स्टेशन में जो मसले हैं वो बस ये तय होता है कि मंथली यहाँ से कितनी आनी है, ये बड़ा मसला है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं होती। हमने प्रोग्राम में आगे बढ़ना है जी। प्रोग्राम में इस हिस्से में हम वाले हैं पोलियो के हवाले से। शहर में भरपूर तरीके से एक बार फिर से पूरी प्लानिंग करके पोलियो कैंपेन चलाई जा रही है। 3 नवंबर तक ये पोलियो कैंपेन जारी रहेगी। सो प्रोग्राम के आगाज़ में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। ये 2 कतरे जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज सिर्फ इस वजह से कर देते हैं कि अच्छा घर में कोई काम कर रहे हैं तो कह दो जी अभी हम बच्चों को कतरे नहीं पिला रहे हैं। 2-3 दफ़ा ये टीम्स आपके दरवाजे पर आती हैं। अगर बच्चे घर नहीं हैं तो दोबारा से आप उनको बता देंगे, टाइम दे देंगे, दोबारा ये आ जाएंगी। करीबी अस्पतालों में भी कैंप लगाए गए हैं, आप वहाँ जाके अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं। हमारे मुल्क का अलमिया ये बनता जा रहा है कि 12 कैंपेन्स चलाई जाती हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नाकामी हो जाती है और वो हमारे लोगों की वजह से ही होती है। हम में से कुछ लोग होते हैं जो ताउन नहीं करते जिसकी वजह से कैंपेन कामयाब नहीं होती। अब ये 2 कतरे करते क्या हैं? ये 2 कतरे आपके बच्चे को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाते हैं। हर बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन ये जान लें पोलियो की वजह से जो माजूरी होती है ज़िंदगी भर आपके बच्चे की किस्मत बन जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है। आपका बच्चा ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है। सो प्लीज़ पोलियो टीमों का साथ दें, अपने मुल्क से पोलियो का खात्मा करने के लिए हम सब का साथ दें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इसकी अहमियत पर रोशनी डालने के लिए हम हमेशा माहिरीन को मदऊ करते रहते हैं ताकि उन लोगों को हम बता सकें, उन लोगों में शऊर बेदार कर सकें जो आज भी रेजिस्ट करते हैं पोलियो के कतरे पिलाने से। डॉक्टर मोहम्मद शहराम तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक मेडिसिन हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा ये पोलियो के 2 कतरे कितने ज़रूरी हैं बच्चों के लिए? देखिए जो पोलियो है ना ये बीमारी है ऐसी जो कि आपने जैसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बच्चों को पैरालिसिस करती है, बच्चों की कमज़ोरी करती है, जिस्मानी कमज़ोरी करती है और ये एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है। तो इसका जो बेहतरीन इलाज है वो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन ये होती है कि जी बीमारी होने से पहले कि वो बीमारी ना हो, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पोलियो वायरस के जो ड्रॉप्स हैं जो हम पिलाते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और इसके पिलाने की वजह से जिस्म के अंदर ऐसी ताकत आ जाती है कि अगर वो पोलियो का वायरस आपके जिस्म पे हमला करे या आम रूटीन में लोगों को समझाने के लिए तो आपके जिस्म के अंदर इतनी ताकत मौजूद हो कि वो उसको फ्लरिश ना करने दे, आपके जिस्म में फैलने ही ना दे। जब वो नहीं फैलेगा तो वो अपने सिम्टम्स या कोई कमज़ोरी वगैरह काज नहीं करता। तो ये 2 ड्रॉप्स जो हैं ये अगर आपके बच्चे पर अटैक पोलियो वायरस कर भी देता है तो उससे महफूज करेंगे, बिल्कुल महफूज करेंगे। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा और भी कुछ होती हैं बीमारियाँ, लेकिन क्योंकि हम पोलियो को डिस्कस कर रहे हैं और वैक्सीन्स भी हैं, लेकिन हर वैक्सीन जब भी आप जो बच्चे जिनके बच्चे हैं उनको ये अंदाज़ा होगा, एक तो गवर्नमेंट करती है ना वैक्सीनेशन, ये जो स्पेशल वेव चलाती है, ये एक मूवमेंट चलाती है। इसके अलावा पोलियो को ख़त्म करने के लिए हर 6 माह पे 6 हफ्ते पे 10 हफ्ते पे 14 हफ्ते पे हम वैक्सीन्स, बच्चों की एक रूटीन वैक्सीन्स होती हैं, उसमें भी हम पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं। और इसके अलावा एक इंजेक्शन भी होता है, ठीक है, वो फॉर द इंफॉर्मेशन वो ये होता है कि एक होता है जो है किल्ड वायरस और रहता है लाइव एटेन्यूएटेड वायरस। जो किल्ड वायरस का इंजेक्शन भी एक पोलियो का हम लगाते हैं ताकि ये पोलियो ना फैले, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और इसकी वजह से चांसेस अगर आप ये कतरे पिला देंगे तो वेरी लेस लाइकली, बिल्कुल मिनिमल चांस हो जाता है कि जी आपके बच्चे को किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन फैले या पोलियो हो। सही। सो
ये पोलियो से जो माजूरी होती है ये पेयर कब जाके होती है? क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं हमने तो अपने बच्चों को पिलाया ही नहीं है। क्या ये किसी एज के स्पेसिफिक हिस्से में 3 से 4 साल में, 5 साल में जाके पता चलता है कि बच्चे को माजूरी पोलियो की वजह से हुई है? नहीं, ये देखें, जब बच्चे को इनके एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जब कोई जरासीम जिस्म के अंदर गया है और उसके बाद उसके सिम्टम्स आए हैं, उसका एक विंडो पीरियड, एक टाइम होता है। इसका मोस्टली जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 15 दिन का है, लेकिन 1 से 2 महीने तक भी हो सकता है, वेरिएशंस हैं उसमें। तो उसमें ये होता है कि बच्चे को जो शुरू में सिम्टम्स आते हैं वो सिंपल नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि फ्लू हो गया, खांसी आ गई, बुखार हो गया, हेडेक हो गई। उसके बाद फिर इसकी 3 प्रेजेंटेशन है, 3 से 4 प्रेजेंटेशन है। इसमें है 90 to 95% बच्चों को अगर पोलियो वायरस से होता है तो कुछ भी नहीं होता, जस्ट फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं, बच्चा सेट हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसमें वेरी मिनिमल चांस एक सिम्टम्स ऐसे हैं जिसमें जो जरासीम है वो आंतड़ियों के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर जो है न्यूरॉन्स पे जाके असर करता है, उसमें जाके फिर बच्चे के जो मसल्स होते हैं उस पर असर करता है, जिसकी वजह से बच्चे को जो है वो वीकनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। वो विद इन 5 to 6 डेज या 7 डेज आना शुरू हो जाता है। तो इसी को देखने के लिए, इसी को नोट करने के लिए, जिस तरह आपने ये भी देखा होगा, ये केसेस आ रहे हैं कि जी 43 केसेस आपने अभी हमारी रिपोर्ट हो चुके हैं। तो वो ये होता है कि उसका गवर्नमेंट ने एक एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की सर्वेलेंस का भी प्रोग्राम बनाया है। उसमें ये होता है कि अगर 15 दिन के अंदर अगर बच्चे को 15 साल तक, अगर 15 साल का तक की उम्र के बच्चों को अगर कोई वीकनेस आती है तो फ़ौरन आके चेक करवाएं। ठीक है। तो उसमें फिर वो फ़ौरन सिम्टम्स आते हैं, ये नहीं होता कि 3-4 साल बाद। ठीक है, वो फिर तशखीस की जाती है, पता जाती है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स को करना क्या है? 5 साल की उम्र तक के जिनके बच्चे हैं उन पेरेंट्स को करना क्या? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जी अपनी बच्चे की डाइट का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, और जो गवर्नमेंट प्रिवेंशन मेजर्स ले रही है पोलियो वायरस को फैलाने के लिए, देखें ये कोई आसान काम नहीं होता कि इतनी बड़ी आबादी में आप वैक्सीन्स करें हर बच्चे को घर घर जाके। और मेरी जो माँ बाप हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, जैसे आपने कहा कि हमारे जो पोलियो वर्कर्स टीम पिलाने के लिए आते हैं तो वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी आते हैं, हमारे घरों में भी आते हैं, आपने भी देखा होगा कि आपके घरों में भी शायद आते हैं। तो उनसे ज़रा पोलाइटली डील करें। बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में आते हैं कि ये पोलियो के कतरे अभी हमने चंद हफ्ते पहले अपने बच्चे को पिलाए थे, तो दोबारा पिलानी है, हमारा बच्चा बीमार है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन आजकल मौसम तब्दील हो रहा है ना, नज़ला ज़ुकाम बुखार सब लोगों को हो रहा है। तो ये सवालात जो आपकी जानिब से पूछे जाते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद बच्चे को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं? कोई नुकसान तो नहीं? देखें, इसमें कोई नुकसान नहीं होता बल्कि इसमें इम्यूनिटी बढ़ती है बच्चे की। अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रेगुलर इम्यूनाइजेशन कराने जाते हैं, हिफाजती टीके लगवाने जाते हैं सेंटर्स पे, और आपने लगवाया है, उसके बाद आपके 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद या 2 हफ्ते के बाद कोई पोलियो कैंपेन चलती है, तो उसमें वो कहते हैं कि जी हमने कतरे पिलाने हैं, तो माँ बाप रजिस्ट करते हैं कि जी अभी तो हमने पिलाए हैं। तो इसमें ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि जी कोई बच्चा रह ना जाए, कोई बच्चा मिस ना हो जाए, इसलिए आपने जब भी आपके घर में वो पिलाने के लिए आए तो आपने पिलाने, ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी ना रह जाए कि वरना ये लोग कुछ कहेंगे जी हमने पिला दिए हैं, कुछ नहीं कहेंगे नहीं पिलाए। इसलिए आपने वो पिलाने हैं, और इसमें ताकत की कमी नहीं होती, बल्कि इसमें ताकत में इजाफा होता है, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है उस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी लोग आएँ तो ज़रूर पिलाएं। सवाल ये भी है कि लोग कहते हैं कि जी वायरल इन्फेक्शन, बच्चे को नज़ला ज़ुकाम बुखार है, सो उनको कतरे हमने नहीं पिलाने, तो क्या ये रीज़न वैलिड है? आपको वेट कर लेना चाहिए थोड़ा सा? देखें, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि क्रिटिकल होती हैं, जिसमें बच्चा बहुत शदीद बीमार है, बहुत ज़्यादा कंडीशंस की वर्स है, उसमें भी हम थोड़ा सा अवॉइड करने का कहते हैं। लेकिन जो मिनिमल सी है, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम खांसी है, हल्का सा बुखार है, तो उसमें देने में कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं होता कि ये वायरस जो है बच्चे की जान के लिए ख़तरनाक हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये ख़तरनाक बिल्कुल नहीं होता, ये प्रोटेक्टिव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये असल वजह, ये वायरसेस जो होते हैं ना, वैक्सीन का जो कंसेप्ट है, ये मैं समझाना चाहूँगा इस लिहाज से कि ये वही जरासीम होते हैं कि जो जिस्म में बीमारी काज करते हैं, लेकिन इनको बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली, बहुत ही ज़्यादा इसकी जो ताकत में कमी करके, मतलब शदीद कमी करके जिस्म में एंटर किया जाता है, ताकि वही जरासीम जो है आपके जिस्म के अंदर इम्यूनिटी पैदा करें, ताकि आपको जब वो एक्चुअल वायरस हमला करे तो वो इस बीमारी काज ना कर सके। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, अब क्योंकि लोग कहते हैं ना, अब लेट्स सपोज पोलियो टीम आई है, ड्रॉप पिलाने लगी है, लोग
सवाल करते हैं कि भाई इसकी कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करने का भी तरीका होता है, तो क्या वर्कर्स को पूरा ट्रेन किया जाता है कि इनको रखना किस तरह से है, ड्रॉप्स को बच्चों को पिलाना है, उसके बाद इसकी स्टोरेज का क्या तरीक़ाकार होगा? लोगों के जहन में ये सवाल होते हैं, इसलिए उनको ये बताना कि ये तमाम चीज़ें इंतजाम टीम ने मुकम्मल किए होते हैं, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये कोल्ड चेन ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में, जहाँ से ये वैक्सीन बनती है टिल टू द डिलीवरी ऑफ द डोर स्टेप, ये आपके कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है। और उसके लिए मेंटेन करने के लिए एक वैक्सीनोमीटर होता है, एक स्ट्रिप जो लगी होती है वैक्सीन के ऊपर, वहाँ पे एक बार कोड लगा होता है जिसे वैक्सीन मीटर कहते हैं। ठीक है, बच्चे को देखने के लिए, वो उसको वैक्सीन की पोटेंसी को देखने के लिए क्या है, ये वैक्सीन ठीक है या नहीं है, तो उसमें वो उसको मुताबिक अगर देखते हैं तो उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग की जाती है। अगर वो वैक्सीन पिलाने के काबिल नहीं है तो वो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ये गाइड किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि ये आपने नहीं पिलानी। जो यूजेबल होती है, जो पिलाई जा सकती है, वही वो पिलाते हैं, उसके अलावा वो नहीं पिलाते। तो इसमें माँ बाप को क्लियर होना चाहिए कि ये परेशानी वाली बात नहीं है। सही। क्या ये वायरस एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है? जी बिल्कुल फैल सकता है। इसका ना उसको कहते हैं फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट ये होता है कि मुंह के जरिए दाखिल हुआ, पखाने के जरिए निकल गया, और ये फॉर मंथ्स निकलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो बच्चा कोई चीज़ शेयर कर रहा है, कोई पखाना उसने किया है, हाथ अच्छे साफ नहीं किए, किसी के साथ खेल रहा है, चीज़ें शेयर कर रहा है, तो एक से दूसरे बच्चे को ये ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दें, कुछ लोगों को लगता है ड्रॉप से ज़्यादा इंजेक्शन लगवा लेंगे तो वो इफेक्टिव है, आपकी सजेशन क्या है? देखें, इसकी दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इंजेक्शन भी ठीक है, और जो है पोलियो वायरल ड्रॉप्स वो ये हैं कि वो मास पूरे मुल्क की करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जो उसकी इम्यूनिटी होती है ना, जैसे मैंने ये आपको ये समझाया है कि ये जो है फीको ओरल रूट, ये आंतड़ियों के ज़रिए, मुंह के ज़रिए जाता है। तो जो पोलियो वायरस जो वैक्सीन है, ओरल जो है, कतरे जो हैं, वो आपकी गट की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। गट की इम्यूनिटी बढ़ाने की वजह से वो वायरस फैलता ही नहीं है ज़्यादा, और आईपीवी भी देने से, क्योंकि मैंने कहा है कि आईपीवी भी देते हैं, लेकिन ये ओरल पोलियो वायरस ज़रूर पिलाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी पैदा करता है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे चैलेंजेस हमें पाकिस्तान में दरपेश हैं कि हम इतनी ज़बरदस्त मुहिम चलाने के बावजूद भी पोलियो पर काबू नहीं पा रहे? उसकी तो एक जो वजह है, एक माँ बाप की जो है स्ट्रेस है कि जी हम अपने बच्चों को सही ड्रॉप्स पिला रहे हैं या नहीं पिला रहे, ये सही लोग हैं या नहीं हैं। लोगों की मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा हैं इसके बारे में। एक तो वो क्लियर होनी चाहिए कि दिस इज़ सेफ़, दिस इज़ हाइजीनिक, इसमें किसी किस्म का कोई मसले मसाइल नहीं है। और उसके अलावा हमारे उलमा की इसमें चीज़ें लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए। उसके अलावा है सैनिटेशन, हाइजीन, दिस इज़ वेरी पुअर। आपने ये देखा होगा कि हमारे जो आप हर इलाके में, लाहौर में किसी भी पोश इलाके में भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको एक गंदा नाला ज़रूर मिलेगा जी, जो कवर्ड नहीं है। और फिर आपने जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो फ्लड कर जाते हैं। हाँ जी, वो क्या कहते हैं ना कि वो पानी वहाँ से उबल के बाहर सड़कों पे आ रहा होता है। और इसके अलावा हमारी जो सीवरेज पाइप्स हैं और वो जो पानी पीने वाले पाइप्स हैं वो टूटे हुए हैं, उनसे पानी कनेक्ट कर जाता है, वो सीवरेज पानी और साफ़ पानी वाला। उससे कंटेमिनेशन की वजह से बच्चों को, बड़ों को भी इवन ये क्या कहते हैं, ये वायरसेस या पेट की बीमारियाँ, ये चीज़ें दूसरी भी साथ हो जाती हैं। तो इसके लिए जो मेन चीज़ है वो कंटेमिनेशन है। और इसके अलावा जो अनइवन जो हमारे बॉर्डर्स की परफोरेशन है, परफोरेट कर जाते हैं लोग, आते हैं, कोई उनका बायोडाटा नहीं है, किस तरह आते हैं, आते चले जाते हैं, फिर उनकी कोई वैक्सीन नहीं होती। जैसे कि अफगानिस्तान से लोग, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप शहर के दाखिली खारजी रास्ते, बस अड्डे, आपके रेलवे जितने स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स, यहाँ पे भी आप टीमें मुख्तस करें। जी बिल्कुल, वो हैं। आपने देखा होगा इवन के हॉस्पिटल्स में एक तो हमारा इम्यूनाइजेशन सेंटर है, इसके अलावा हर जो आप जाएं कभी किसी भी हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे आपकी जो है ना गेट, ओपनिंग गेट, रिसीविंग गेट, उस पर भी वैक्सीनेटर बिठाए हुए हैं। बिल्कुल। और इसी तरह ये जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, इस पर भी बिठाए हुए हैं। गवर्नमेंट एफर्ट बड़ी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी पिलफरेज हो जाती है। बिल्कुल। हाँ तो इसके लिए आपका ताउन दरकार है। क्या पोलियो के कतरे पीने के बावजूद भी पोलियो के होने के चांसेस होते हैं? वेरी लेस लाइकली, ठीक है, बहुत ना होने के बराबर होते हैं। क्योंकि ये क्या कहते हैं, मैंने कहा ना पहले, ताकत की कमी की वजह से होता है। लेकिन अगर आप पोलियो के ड्रॉप्स पिला देंगे और एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं बल्कि आप मल्टीपल टाइम्स पिलाएंगे, ज़्यादा ताकत आ जाएगी, तो ना होने के बराबर चांस होते हैं कि जी
पोलियो नहीं होगा उससे। सही। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी तौर पर पिलाएं। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को ये कतरे पिलाए जाते हैं। तो जब जब ये कैंपेन चले, अदरवाइज़ आप अपने बच्चों को जब भी हिफाजती टीके लगवाने के लिए अस्पताल में जा रहे हैं तो उसके साथ भी पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। तो एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ये आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए ख़तरा नहीं है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, बल्कि आपके बच्चे की ज़िंदगी को ये सेफ ही करते हैं। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा? मैसेज यही है कि जी आप अपने बच्चों को हाइजीन मेंटेन करें, पानी बॉयल करके यूज़ करें, और इसके अलावा पोलियो के ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं, और लोगों के साथ उनकी जो हैं कोऑर्डिनेट करें, उनको क्या कहते हैं ना, क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट अभी वाकया हुआ पोलियो वर्कर्स जो हैं जी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं माँ बाप को उनको रिस्पेक्ट दें, कम से कम बिल्कुल उनको रिस्पेक्ट दें, उनसे पानी का कम से कम पानी का ज़रूर पूछें उनसे कि वो इतनी एफर्ट करके आते हैं आपके पास, तो वो आपके लिए आ रहे हैं, अपने लिए नहीं आ रहे। तो अपने बच्चों के लिए आप ज़रूर उनको रिस्पेक्ट दें और कतरे ज़रूर पिलाएं, कोई बच्चे को रहने ना दें किसी भी सूरत में। और ये कैंपेन तभी कामयाब होगी, पाकिस्तान तभी पोलियो फ्री होगा, ये हमारा ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर होगा जब हम सब मिलकर हर इंडिविजुअल इसमें अपना हिस्सा डालेगा और एफर्ट करेगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज है जी 1 नवंबर और आज नेशनल ऑथर डे, जिसको हम मुसन्निफ़ कहते हैं। तो मुसन्निफ़ीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। किताब की हमारी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। किताब के ज़रिए हम बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो पूरी ज़िंदगी, हमें आज भी याद है हमने कौन कौन सी किताबें कौन कौन से अपनी क्लासेस में पढ़ी और क्या क्या चीज़ें हमें आज भी उनमें से याद हैं। सो किताब की अहमियत से तो बिल्कुल इनकार नहीं है। अब ये किताब लिखने वाले जो हैं, बिलाशुबा इनकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपकी सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, सोच बनाने में, लोगों के रवैये बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो सबसे पहले आज इनको हम सलाम भी पेश करेंगे और इनके हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब मारूफ शायर हैं, तनकीद निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना ज़रूरी है मुसन्निफ़ीन को अप्रिशिएट करना, उनका जिक्र करना आज के दिन? देखिए, हमेशा ही बहुत अहम रहा है, इसलिए कि ये जिन्हें हम मुसन्निफ़ कहते हैं, ख़ास तौर पे तख्लीकी अदब के मुसन्निफ़ीन, तो वो हैं जो हमारे वजूद को दरियाफ़्त करते हैं। हम अपने बारे में जितना भी पूरी इंसानी तारीख़ में जानते हैं उतना है जितना हमें तख्लीक कार मुसन्निफ़ीन ने बताया। गोया हमारा अमूमी तासुर तो ऐसा नहीं है, हम इस तरह से समझते या जानते नहीं हैं मुसन्निफ़ को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आलिम होता है, वैसे ही आलिम जैसे फ़िज़िक्स का आलिम होता है, केमिस्ट्री का आलिम होता है, अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। तो ये जो तख्लीकी अदब के मुसन्निफ़ीन होते हैं, ये इंसानी वजूद के आलिम होते हैं। इंसानी वजूद को वाहिद जो मुखातिब करता है इल्म, वो अदब है, तख्लीकी अदब। तो इस हवाले से तो उनकी अहमियत इतनी है कि अगर फ़र्ज़ करें दुनिया से तख्लीकी अदब तख्लीक होना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि हम आइंदा अपने बारे में कुछ नहीं जान सकेंगे। बेशक, बिल्कुल आपने सही कहा। सो हमें हर फील्ड में माहिरीन नज़र आते हैं, बहुत सारी किताबें हमारे सामने हैं, यानी बहुत सारे जहन हमारे सामने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मे बी मैं गलत कह रही हूँ, वो जो पहले मुसन्निफ़ थे हमें वैसे लोग अब नज़र नहीं आते। अग्री करते हैं आप? नहीं, मैं माजरत खाऊँ, इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं है उन्हें जानने का। पहले वक्त होता था, और पिछली दुनिया में, ये जो नई दुनिया जिसमें हम बैठे हैं, जो मॉडर्नाइज हुई फिर पोस्ट मॉडर्नाइज हुई, तो इस दुनिया में हम तो अदब से बहुत दूर हैं और इल्म से भी दूर हैं बहुत, सिर्फ अदब ही नहीं, हर इल्म से दूर है। जी बिल्कुल। लेकिन वो दुनिया जो इल्म तख्लीक कारी है, जिसे हम मुहज़्ज़ब दुनिया कहते हैं या जिसे हम तरक्की याफ्ता दुनिया कहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ जितनी किताब पढ़ी जाती है उतनी किताब तो हमारे यहाँ उसका तसव्वुर भी नहीं किया जाता। वहाँ एक किताब कई लाख की तादाद में छपती है, हज़ारों की तादाद में छपती है। आप वहाँ सफ़र करें किसी ट्रेन का, किसी जहाज़ का, तो आप देखेंगे कि हर आदमी ने किताब खोली हुई है। वो किताब पढ़ते हैं, जहाँ किताब ख़त्म होती है वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ तो सूरत हाल ये है
ये आप कहें कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि हम किताब से और मुसन्निफ से आशना नहीं हैं, और इसी वजह से हम ज़िवाल पजीर कौम है, हम ज़िवाल का शिकार कौम है, क्योंकि हमारा इल्म से ताल्लुक़ नहीं है। इल्म का ताल्लुक़ किताब से और मुसन्निफ से है। तो जब हम किताब और मुसन्निफ से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, हम ज़िवाल का शिकार रहेंगे। हमें अगर इस सियासी, समाजी, अखलाकी, इंसानी ज़िवाल से निकलना है, इल्मी ज़िवाल से निकलना है, तो हमें किताब और मुसन्निफ से अपना ख़त्म शुदा राब्ता बहाल करना पड़ेगा। बेशक ये बड़ा अच्छा आज के दिन के मुनासबत से मैसेज भी है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये चीज़ें किसी के अंदर डाली नहीं जाती, खुद ब खुद एक इंसान के अंदर ये चीज़ें होती हैं। आप जितना मर्जी उसको ऐसा बनाने की कोशिश कर लें, नहीं, जो होता है वो इंसान के अंदर से मुआशरा बनाता है। देखें, ट्रेंड्स जो होते हैं ना हमारे, वो मुआशरा बनाता है। जैसे इस वक्त मुआशरे का ट्रेंड ये है, पैसे कमाओ, यानी जिस पस्ती में बेशक गिर जाओ, पैसे कमाओ। तो इस मुआशरे में इल्म के पास कौन जाएगा और क्यों जाएगा? तो जब आप बदलेंगे अपने मुआशरे को, अपनी अखलाकियात को, अपनी इंसानियात को, तो फिर मुआशरा तब्दील होगा। जैसे कि मैंने बताया कि वैसे एक बात की जाती है कि हम किताबें इसलिए नहीं पढ़ते कि मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। मैंने आपको बताया कि जिन कौमों ने मोबाइल फ़ोन ईजाद की हैं, वहाँ किताब बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, बिल्कुल, और वहाँ इल्म बहुत ज़्यादा तख्लीक होता है। हर इल्म, अदब भी हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ बड़ा आला दर्जे का अदब हमेशा तख्लीक होता रहा है और अब भी हो रहा है। तो सिर्फ ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ में चूँकि अदब या इल्म नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं है। सो आपको लगता है हम इल्म और अदब से दूर हो रहे हैं? जी। रीज़न क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या इसका जिम्मेदार है? कुछ यानी कोई एक इदारा नहीं होता। जब किसी कोई कौम तनज़्ज़ुली का शिकार होती है, तो सारे इदारों में ज़वाल आता है। तो उसमें ज़ाहिर है एजुकेशन भी है कि पहले ज़माने में असातिज़ा मोटिवेट करते थे किताबें पढ़ने की तरफ, है ना, शौक़ पैदा करते थे इल्म का। तो अब उस्ताद भी पैसा कमाने वाली एक मशीन ही बना हुआ है। प्रमोशंस और ये इस तरह के मामलात से बाहर नहीं निकलता, तालिब इल्मों से उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो कैसे उनको देखेगा और पढ़ाएगा और बताएगा? अगर इनफरादी सतह पर कुछ लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है काम नहीं हो रहा। ये तो मुकम्मल होता है। जैसे हम देखते हैं, अभी आपके पास डॉक्टर साहब बैठे थे, तो हम वहाँ वेटिंग रूम में जब बैठे गपशप कर रहे थे, तो वो यही बता रहे थे कि हमारे स्कूल के उस्तादों ने कैसे हमें किताबें पढ़ने की तरफ राग़िब किया, इल्म की तरफ राग़िब किया। तो वो ज़माना था पाकिस्तान में भी, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज़ में नंबर 1 जो है वो पैसा हासिल करना है, दौलत हासिल करना है। ये सारी दुनिया में है, लेकिन इस हद तक चूँकि हमारे पास पैसा भी कम है, तो इसलिए हमें मुश्किलात भी पेश आती हैं उस सिलसिले में। तो हमारी तवज्जो नहीं है उधर। ये राइटर, ये मुसन्निफ क्या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं? देखें, कोई भी मुसन्निफ उतना बड़ा होता है जितना वो पढ़ा लिखा होता है। जैसे आप देखें अल्लामा इकबाल है, तो वो बहुत अजीम शायर थे, तो दुनिया भर का इल्म व अदब पढ़ा हुआ था। आइंस्टाइन के हमअसर थे, 1930 वगैरह में, 29 में शायद आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो इकबाल जानते थे, पढ़ी हुई थी। यानी अपने हमअसर इल्म से भी वाकिफ़ थे और पिछले इल्म से भी। फ़लसफ़े के बारे में तो आपको पता है, वो दुनिया जहान का फ़लसफ़ा पढ़ा होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अजीम अदब एक होता है, आम अदब जो हमारे इर्द गिर्द तख्लीक हो, उसके लिए पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अजीम अदब है और अजीम अदीब है, वही होता है जो अपने ज़माने का इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अपनी शायरी में से अगर आप कुछ सुनाना चाहें। मैं एक गज़ल पेश कर देता हूँ आपको कि यकीन समझता हूँ जिसको कहीं गुमा ही ना हो, मेरे अदम से परे और एक जहाँ ही ना हो, और निकल न आए कि और ही जहाँ की ज़मीं, मैं आसमान पे पहुँचूँ तो आसमां ही ना हो। वाह वाह। और मिली हुई ही ना हो सब यहाँ वहाँ की हदें, वहाँ समझता हूँ जिसको कहीं यहाँ ही ना हो, और कहीं कहीं से अयां है, कहीं कहीं से निहा, कहीं कहीं से अयां है, कहीं कहीं से निहा, निहा अयां ही न हो और अयां निहा ही न हो।
और कहीं गलत ही ना हो जो समझ रहा हूँ मैं, ज़मा ज़मा ही ना हो और मकां मकां ही ना हो। वाह, खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को आज के दिन के मुनासिबत से? जिस हवाले से आपने बुलाया है वही हमारी ज़िंदगी का सबसे बुनियादी मैसेज है कि अगर हम इंसान बनना चाहते हैं, अगर हम अपने अंदर मुसलमान बनना चाहते हैं, उसके लिए भी लाजिम है बेशक। तो, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुआशरे से जो अक़दार हयात ख़त्म हो गई हैं वो हम उसको रेस्टोर करें, वापस लाएं, उसका एक ही रास्ता है, इल्म और किताब। तो इल्म और किताब से जितना ज़्यादा हम इंडिविजुअली भी अपना ताल्लुक़ जोड़ते हैं, उतना ज़्यादा हम बाइज़्ज़त हो जाते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा इल्म और किताब से ताल्लुक़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मेरा इल्म और किताब से ताल्लुक़ ना होता तो यानी इस वक्त पंजाब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में हज़ारों उस्ताद पढ़ा रहे हैं, तो उन हज़ारों उस्तादों में से आपने एक को इसलिए बुलाया कि जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसका इल्म और किताब से ताल्लुक़ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कामयाब अगर आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि ये डिजिटल दौर है, आप डिजिटल ना हो, लेकिन यकीन माने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामयाब लोगों को देखें, अपने उस्तादों को देखें जिनका रिश्ता किताब से हमेशा मजबूत रहा। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका जहन कुशादा होगा, उतनी चीज़ें आप नहीं सीख पाएंगे। तो किताब पढ़ने की आदत ज़रूर अपनाएं अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।